और इस वक्त हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद अली शाह जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। मोहम्मद अली शाह जी, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वजीर खारजा पहुंचे हैं कतर में बातचीत आगे बढ़ाने के लिए, अब जंगबंदी की तजवीज़ पास हुई है यूएनएससी में, उसके बाद आगे क्या उम्मीद की जा सकती है कि कोई रिजल्ट इसका निकलेगा बेहतर तौर पर? अगर सच बात बोलूं तो मैं दारा जी, तो देखिए इजराइल की तरफ से बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को, क्योंकि नेतन्याहू अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। उनको समझाने के लिए कोई नहीं समझा पाएगा उनको। और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब, जो कि वेडनेसडे को कतर पहुंचे, और वहां पे उनकी मुलाकात, जैसे आपने बताया कि कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अल थनी से भी हुई जी। और शेख मोहम्मद अल थनी ने उनको बताया, दोहा में उनको बताया कि उनकी पहली प्रायोरिटी है ये गाजा और इजराइल का जंग रोकना। उनको लगा कि दोनों की डिमांड वैसे सीज फायर प्रपोजल के मुताबिक ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन एंथनी ब्लिंकन साहब को लगता है कि हमास की कुछ डिमांड प्रैक्टिकल है और कुछ नॉन प्रैक्टिकल है। तो इसी बात को लेकर अब ये नेगोशिएशन जारी होगा कि भाई कब तक कैसे होएगा। लेकिन अल्टीमेटली चाहे वो बोले हमास की प्रैक्टिकल है कि नहीं प्रैक्टिकल है, हमास की हो सकता है कि ना प्रैक्टिकल हो, मैं मान सकता हूं, ये बात मैं यकीन कर सकता हूं इस बात पे। मगर देखिए, एक प्रॉपर मैच्योर गवर्नमेंट किसकी है? वो इजराइल की है। और सबसे ज्यादा इमेच्योरिटी का काम यहाँ पर देखिए 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया वो सरासर गलत था। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये बहुत ही ज्यादा गलत है, उसकी तक निंदा ही नहीं, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और उन्हीं पे होनी चाहिए, मासूमों पे नहीं होनी चाहिए, मजलूमों पे नहीं होनी चाहिए, निर्दोष बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, सिविलियंस पे नहीं होनी चाहिए। अब यही बात अगर हम करें कि इजराइल की नेतन्याहू क्या उन बात मानेंगे, क्या सीज फायर प्रपोजल को आदर करेंगे? मुझे लगता नहीं वाकई में, क्योंकि जिस तरीके से नेतन्याहू तवातोड़ के हमले में एक डिस्ट्रक्टिव स्प्री पे गए हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं वो समझ पाएंगे, ना उनको कोई समझाने वाला कोई होगा। इसी बात पे ही बात अटकेगी और कोई बात नहीं है। नहीं तो फिर ये सीज फायर प्रपोजल काफी पहले तक का ये थ्रू हो जाता है। ज़ारा जी जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी कई बार इस तरह की तजवीज़ पास हो चुकी हैं, लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्या अलग इस बार हमें देखने को मिल रहा है? क्योंकि इस बार हमास और इजराइल कहीं ना कहीं कुछ हद तक राजी हैं, भले ही कुछ शर्तें ऐसी हैं जिनको लेकर अमेरिका कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ सही है, लेकिन इस चीज के बाद क्या माना जाए कि कुछ हद तक यहाँ पर बात बनती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, अमेरिका कह रहा है कि वो इवैल्यूएट कर रहा है हमास के प्रपोजल को, हमास के रिस्पॉन्स को, बल्कि सीज फायर प्रपोजल के वो लेके। तो उसमें से कुछ चीजें उनको सही लगी, कुछ चीजें उनको सही नहीं लगी। और ये ट्यूसडे नाइट से ये बात चल रही है। और एंथनी ब्लिंकन के आने के, कतार पहुंचने से पहले, के दोहा पहुंचने से पहले से ही ये इनको इवैल्यूएट कर रहे हैं। अब अगर इनको सही नहीं लगी इनकी बातें, इनकी शर्तें, तो ये फ्लैट गिर जाएगा सीज फायर प्रपोजल। ये सीज फायर प्रपोजल नल एंड वॉइड होएगा, ये रहेगा ही नहीं। लेकिन देखिए, हमास को भी सोचना चाहिए कि अगर वो ये मांग करेगा कि हम एक बंदी रिहा करें और हमारे, फर्ज करिए इम्प्रैक्टिकल डिमांड देते हैं और हजारों फिलिस्तीनी इजराइल से रिहा हो जाए एक बंदक के रिहा के मान के, उस पे, ये तो इम्प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल। तो ये अगर वो सोच रहे हैं कि इस पे अमल होएगा तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बात तो वही होगी ना कि अगर आपने बंधक लिए हैं, हालांकि इंटरनेशनल न्यूज बन गई, वो इंटरनेशनल सबकी नजरों में आ गई, ऑल आइज ऑन रफा भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब अगर वो ये डिमांड करें कि हम एक बंधक छोड़ेंगे, आप हमारे हजारों छोड़िए फिलिस्तीनी इजराइल के कब्जे से, ये तो मुझे लग रहा है बहुत ही इट्स अ बिट गोइंग टू फार। ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई घर सेल पे है, अरे हमें घर बेचना ही नहीं है और घर की कीमत 1 करोड़ रुपए की है, हम बोल दें कि 10 करोड़ के रुपए दोगे तभी हम बेचेंगे। अरे प्रैक्टिकल बात करें कोई, तो उस तरीके से दोनों पार्टी को प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। लेकिन नेतन्याहू का माइंड मुझे जहां तक समझ में आया है, बिल्कुल क्लियर लग रहा है, तबातोड़ हमले कर देने का, और अपनी कुर्सी को, जैसे कि जो बाइडेन ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि वो केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जंग को लंबा खींच रहे हैं। जी जी, जाहिर तौर पर। और ऐसे में आपको लग रहा है कि अमेरिका ने यहाँ पर दखल दी है तो शायद कुछ आगे हमें देखने को मिले, क्योंकि लगातार यही बातें सामने आ रही हैं कि अगर अमेरिका चाहे तो जंगबंदी यहाँ पर हो सकती है। अगर अमेरिका का ऐसा रिस्पांस रहेगा तो हो सकता है कि कुछ नतीजे जंगबंदी के फेवर में सामने आए। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, अमेरिका की दखलंदाजी से में तो कोई शक की बात है ही नहीं। लेकिन एंथनी ब्लिंकन साहब मिस्र भी तो गए थे पहले,
और सीज फायर का प्रस्ताव रख के, लेकिन कुछ हुआ, निकल नहीं पाया। तो अमेरिका को दिल से जब वो करेगा ना, जब वो दिल से चाहेगा कि जंग रुक जाए, तब होएगा। हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। ऊपर ऊपर से आप दिखाएंगे कि भाई आप चाहते हैं कि जंग रुक जाए, तो वैसे जंग नहीं रुकेगी। तो अगर वो दिल से चाहेंगे, कुछ ऐसी दुआ करेंगे जिससे जंग रुके, तो रुक सकती है। लेकिन ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, मैं मानता हूं, मगर इसका एक पॉजिटिव आउटकम भी होना चाहिए। और मैं एक आशावाद भी हूं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मेरे को लग नहीं रहा कि इससे अभी कुछ फर्क खास पड़ने वाला है। जी जी, मेजर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब देखिए, जैसे कि तमाम कोशिश तो यहाँ पर की जा रही हैं, और कोशिशें ये कोई पहली बार नहीं है कि यहाँ पर हो रही हैं। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं लगातार ये जो कवायद है ये जारी है। तो ऐसे में इस बार जो है तो क्या अलग हमें देखने को मिल सकता है? क्योंकि अब देखिए वजीर खारजा भी कतर पहुंचे हैं यहाँ पर, तो उम्मीद कर सकते हैं हम इस बार की इस मुलाकात के बाद क्या आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो रहता है? अगर जंगबंदी की जाती है तो इसके बाद क्या स्टेप लिया जाएगा? जी, अगर इनकी मुलाकात जो कि कतर के प्राइम मिनिस्टर की वजीर आजम शेख मोहम्मद अल थानी से सक्सेसफुल रही हैं, एंथनी ब्लिंकन साहब की, अगर मैं कह रहा हूं, तो फिर लेन देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बंधक रिहा होना शुरू हो जाएंगे। वहां से इजराइल अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा कि फिलिस्तीनियों को रिहा करना है जो उनके कब्जे में है। इस तरीके से नेगोशिएशन चालू हो जाएंगे और जंग बंदी, मगर हमले नहीं होंगे कम से कम। अगर ऐसा होता है तो, जो कि मेरे को होते हुए कम नजर आ रहा है, अगर मैं ईमानदारी की बात करूं तो आई होप, मैं आशा करता हूं और मैं पूरी दुआ करता हूं कि ये जंग बंदी हो जाए और जंग रुक जाए। लेकिन बड़ा मुश्किल मेरे को लग रहा है, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये लेन देन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी यहाँ पे। ज़ाहिर जी, चलिए ठीक है, बिल्कुल अब इंतजार रहेगा ये देखने का कि आखिर कब तक जंगबंदी होती है, क्योंकि कवायद तो लगातार जारी है। मोहम्मद अली शाह जी, हालांकि अब बहुत अहम यहाँ पर हो जाएगा ये देखना कि आखिरी मोहर इस पर कब लगती है, क्योंकि सभी को इंतजार है इस बात का और काफी अरसे से इंतजार है कि आखिर कब हालात बेहतर होंगे। तो इस पूरे कवायद में कितना वक्त लगेगा? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है ये। जैसे कि जो बाइडेन साहब ने बताया कि नेतन्याहू बस अपनी सत्ता और लंबा बढ़ाने के लिए, अपनी कुर्सी और ताकि उनपे बैठे, वो लंबा खींचने के लिए इस जंग को खींच रहे हैं केवल। तो जाहिर सी बात नेतन्याहू के ऊपर डिपेंड है। हाँ, अमेरिका के ऊपर भी बहुत डिपेंड है सुपर पावर, लेकिन ये नहीं कि एंथनी ब्लिंकन आते हैं और बात करते हैं तू मैं नहीं। दिल से अगर अमेरिका ने फर्म स्टैंड ले लिया और अमेरिका ने बोल दिया नेतन्याहू को, इजराइल को सख्ती से, ये नहीं सीज़फायर टॉक्स वॉक्स नहीं, ये सब डिमांड नहीं, तुम लड़ाई नहीं करोगे, तुम बस अब चुप बैठोगे, चुप, बिल्कुल चुप। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ऐसी भाषा में ताकि लोग समझें। तब इजराइल को समझना पड़ेगा ये बात। लेकिन अगर वो बोले तुम भी आओ और तुम भी आओ, हम बात करें, आओ बात करें, तो इम्प्रैक्टिकल बातें दोनों की तरफ से निकल कर आएंगी। नेतन्याहू इस जंग को रोकने के मूड में ही जब नहीं है, जब नेतन्याहू इस जंग को रोकने के मूड में नहीं है, तो हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि जंग रुकने वाली है। अभी बदकिस्मती से मैं वही कहना पड़ा है, बहुत दिल पे पत्थर रख के, बहुत तकलीफ से। मैं चाहता हूं कि जंग रुक जाए बिल्कुल, मगर नेतन्याहू का रवैया का मिजाज तो देख लिया आपने किस तरीके का है। तो नेतन्याहू का माइंडसेट कहना बड़ा मुश्किल है इस वक्त। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर माइंडसेट पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कब क्या वो पलटी मार जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।